Imtiaz, do you think it's going to be over now, today? We hope so. Are you looking forward to going back? Well, let's see. 24 दिसंबर 1999 को पेश आने वाला एक नाकाबिले फरामोश वाक़या। नेपाल के दारुल हुकूमत खटमंडू से उड़ने वाली फ्लाइट IC-814 का अगवा। ये फ्लाइट लगभग 180 अफराद के साथ अमृतसर, लाहौर और दुबई से होती हुई 24 दिसंबर को कंदहार एयरपोर्ट पर उतर गई। उस वक्त के काबिज तालिबान से मुज़ाकरात के लिए भारत से 4 रुकनी टीम भेजी गई। अजीत डोवल और उनके साथ साथ थे विवेक काजू। तस्वीर में VIP टर्मिनल में मौजूद इम्तियाज साहब के साथ विवेक काजू को देखा जा सकता है। ये 21 दिसंबर 1999 की तस्वीर है। ये वाक़या क्यों और कैसे पेश आया, जानते हैं इम्तियाज साहब की ज़बानी। अब कंधार हाईजैकिंग में हुआ क्या था? मुतालबा ये था कि मुश्ताक ज़रगर, अहमद उमर सईद शेख, मौलाना मसूद अज़हर को रिहा किया जाए। वो उस वक्त वो इंडियन जेलों में थे। भारतीय हुकूमत मजबूर हुई, रिहा करके कंधार लाया गया। कंधार से ये लोग पाकिस्तान आ गए। आपको मालूम है उमर सईद शेख अमरीकी सहाफ़ी डैनियल पर्ल कत्ल के मुकदमे में भी मुलविस था, उसको सज़ा भी हुई इस हवाले से। मौलाना मसूद अज़हर पाकिस्तान आए कंधार से, यहाँ पे जैश मोहम्मद की बुनियाद रखी उन्होंने। अब बहुत अरसे तक ये सवाल भी उठता रहा कि क्या जैश मोहम्मद भी दरअसल एक डबल एजेंट का काम कर रही थी, क्योंकि आपको याद होगा कि गुज़श्ता 4-5 बरसों से ख़ास और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में और अक़वाम मुत्तहिदा में बार बार जैश मोहम्मद का जिक्र आता है कि जैश मोहम्मद ने किस तरह इंडियन इदारों को, पार्लियामेंट को वक्तन फ़वक्तन निशाना बनाया। क्या उसी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है जो कंधार हाईजैकिंग फ़्लाइट 814 की हाईजैकिंग ख़त्म होने के बाद भारत ने तरतीब दी, जिसमें विवेक काजू साहब थे, अजीत डोवल साहब थे। तो दोस्तों, पाकिस्तान की मौजूदा मुश्किलात इक़्तिसादी हों या सियासी हों, बैनुल-अक़वामी तौर पे इसका इमेज हो, उसकी मैं समझता हूँ बुनियादी वजह, नुक्ता आगाज़ फ़्लाइट 814 का काठमांडू से अगवा था और ख़ात्मा उस किस्से का हुआ 30 दिसंबर 1999 को कंधार में, यानी उस हाईजैकिंग का। और 31 दिसंबर को विवेक काजू साहब ने कहा मुझे टर्मिनल के बाहर कि आप लोगों ने हमारे साथ जो किया है वो हम सह लेंगे, लेकिन हम आपके साथ जो कर सकते हैं आप नहीं सह सकेंगे। और वाक़तन ऐसा हुआ कि पाकिस्तान के साथ उसके बाद से मुसलसल जो हुआ है, जितनी बदनामी पाकिस्तान की हुई है, जो पाकिस्तान का इमेज बाहर बना है, वो यही है कि एक दहशतगर्दों या अस्करियत पसंदों की हिमायत करने वाला मुल्क है, अदम इस्तेहकाम का शिकार है, इसने सांप पाले हुए हैं। हालांकि उसमें किसी हद तक हकीकत है, लेकिन ज़्यादा हकीकत से ज़्यादा एक फसाना बना दिया भारत ने अपनी उस प्रोपेगेंडा मशीन के ज़रिए जो उसने तरतीब दी मुल्क के अंदर और मुल्क के बाहर, वेबसाइट्स के ज़रिए, अखबारात के ज़रिए, NGOs के ज़रिए। ख़ुद जेनीवा में और ब्रसल्स में, जहाँ यूरोपियन पार्लियामेंट का सदर मकाम है, और जेनीवा में चूँकि अक़वाम मुत्तहिदा की ह्यूमन राइट्स काउंसिल है, वहाँ पे बाकायदा NGOs कायम करवाई गई, जिसमें पाकिस्तान मुखालिफ सो कॉल्ड लिबरल्स को उसमें शामिल किया गया और उसके ज़रिए पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा किया गया। बलोच एथनिक ग्रुप्स के हवाले से, MQM के हवाले से, बल्कि बहुत सारी ऐसी NGOs थी जो कि बलोचों को आज़ादी फ्रीडम हीरोज़ के तौर पे पेश करते रहे। ख़ुद भारत बाकायदा ब्रामदाख बुगटी साहब को बुलाता रहा है, दौरों पे बुलाता रहा है। RSS BJP के वो मेहमान रहे 2015-16 में ब्रामदाख बुगटी साहब, और 4 महीने तक एक मरतबा उनको बुलाया गया, उनकी मेज़बानी की गई। अब आखिर क्या वजह थी, क्यों एक आज़ाद बलूचिस्तान के लिए भारत ने इतनी तगदो की? तो बुनियादी तौर पे चाहे वो हाइब्रिड वॉर आप कहें, उसको 5th जनरेशन वॉर कहें या प्रॉक्सी वॉर कहें, उसका आगाज़ कंधार हाईजैकिंग से हुआ। उस पर अमल दरामद अभी भी जारी है, हम आज भी भुगत रहे हैं जो पाकिस्तान की इस वक्त सूरत हाल है। लेकिन हमें यह भी याद रखना चाहिए
کہ ہر وقت بھارت کو اپنے مسائل کا اگر ذمہ دار ٹھہراتے رہے تو ہم ان مسائل کا جائزہ، ان کا مسائل کو ایڈریس نہیں کر سکیں گے جن کا ہمیں سامنا ہے۔ ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ جہاں پہ آگ ہوتی ہے دھواں وہیں سے نکلتا ہے، اور اس کو ہوا دینے والے ظاہر ہے ہمارے دشمن ہی ہوں گے، اور ہمارا دشمن اگر اس دھوئیں کو، اس آگ کو ہوا نہیں دے گا تو بہت نالائق ہوگا۔ یہ ایک انڈرسٹوڈ بات ہے کہ ہمارا دشمن جہاں بھی ہماری اندرونی فالٹ لائنز کو دیکھے گا اس کو وہ ضرور اس سے فائدہ اٹھائے گا۔ سوال یہ ہے کہ ہم نے اپنی اندرونی فالٹ لائنز کو درست کرنے کے لیے کیا کیا ہے۔